खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सब उसके पास मौजूद थे मगर उनकी नजरों में हमदर्दी देखकर उसको अपना आप जैसे बेमोल सा लगा, जैसे उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं थी। कभी बाप ने पलटकर उसकी सूरत नहीं देखी और वो हमेशा से उन्हें लोगों के टुकड़ों पर पली माँ के वजूद को महसूस करने की उम्र आई तो वो लम्स आस पास नहीं था। कोई बहन भाई, कोई हमदर्द, कोई ऐसा भी नहीं था जिससे अपनी तकलीफ बांटती कि वो क्या महसूस करती है, वो किस कुर्ब से गुजरती है जब वो तन्हा रह जाती है। खामोश नजरों ने एक नजर में ही सबके झुके सर और तरस भरी आंखों को गौर से देखा था। आरिज़ उसकी जिंदगी का वो शख्स था जिसके लिए वो अंधे कुएं में भी छलांग लगा लेती और उफ न करती। उसका हर जज्बा आरिज़ के लिए इतना सच्चा और गहरा था कि अगर वो जान जाता तो रश्क करता कि आया कि वो इस काबिल था। उसके अंदर से उठती आरिज़ के लिए मोहब्बत, आंखों से चमकता जुनून क्या कभी उसे नजर नहीं आया? शायद वो अपनी रहती जिंदगी में गुज़श्ता रात वो कभी भूल पाती जो उसकी जिंदगी में आकर गुजर चुकी थी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, जिसके बारे में उससे पूछने वाला कोई नहीं था क्योंकि वहां सब उसके अपने थे। आयत का कौन था? कोई था क्या? अगर आवाज लगाती किसी अपने के लिए तो वो जानती थी दूर दूर तक भी किसी अपने की आवाज सुनाई नहीं देती। अब उसके आंसू ये बेबसी सहते सहते थक गए थे। वो चुप हो गई थी। ये बच्चा उसका गुनाह था और अगर उसकी किस्मत में उसके बाप का लम्स नहीं था तो नहीं था। क्या हो गया? वो तो नहीं मरी। जिंदा बाप के होने के बावजूद इस हालत में रहकर तो उसकी बेटी भी नहीं मरेगी। किस बात की फिक्र थी? इस दुनिया में जब वो जी ली तो उसकी बेटी भी जी लेगी। सोफिया, खाने का इंतजाम कर लो, देखो शाम ढल आई है अब। तंजीला ने उसकी तरफ देखकर कहा तो नैन और जिमल को शर्मिंदगी सी हुई। हम बना लेते हैं, आप लोग आयत के पास बैठें, नैन ने कहा और जल्दी से उठने लगी। जिमल भी सर हिलाकर साथ उठी थी। सोफिया, तंजीला ने तीनों को गौर से देखा था। हर एक अपनी जगह पर नगीना थी। मदीहा की तीनों बहुएं जैसे मोतियों की तरह थीं, हुस्न से चमकती हुई माला माल। इन दोनों ने अपनी निगाह फेर ली। मेरे पास क्यों बैठना है? मैं बीमार नहीं हूं और वैसे भी भूख मुझे भी लगी है, आयत अपनी जगह से कहती उठी। सब एकदम हैरान कुन नजरों से उसको देखने लगे जो अपने बेदाग शिफाफ पांव में चप्पल पहन रही थी। चप्पल पहनकर वो बिना किसी की जानिब देखे अपने कमरे से बाहर निकल गई। पीछे इन सब ने एक दूसरे को देखा। जिमल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। अगर आयत हिम्मत कर चुकी थी तो कितना अच्छा था ना कि वो उसकी तरह बेबस नहीं हुई। हाँ, अगर उसने कुछ सोच लिया था तो बहुत अच्छा सोचा था। मर्द के होने से माशरा क्या सिर्फ औरत को कबूल करेगा? भले वो मर्द खुद उस औरत को तनहा कर दे, जलील कर दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। औरत की अपनी एक अलग हैसियत भी है। उसकी अपनी हैसियत भी है जो बाज मर्दों के घटियापन से मसक हो जाती है। वो अपनी सोचों में गलतान सबसे पहले आयत के पीछे निकली थी, जबकि नैन ने दुख से आरिज़ के बारे में सोचा था। ना जाने वो किस मुसीबत में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गया था और आगे जाकर से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता। उसे दुख हुआ था, तभी वो अफसरदा सी खुद भी उनके पीछे आ गई। जबकि सबसे पीछे सोफिया और तंजीला उतरी थीं। दोनों ही खामोश थीं। आयत किचन में आ गई। जिमल और नैन की जैसे जुबान पर था कि इससे कहें कि तुम बाहर चली जाओ, हम खाना बना लेते हैं। वो किचन में भी बहुत कम आती थी और सालार और कबीर की तो लाडली थी और शायद घर में बाकी लोगों की भी, कि सब उसकी तकलीफ को, उसके दर्द को महसूस करते थे। उसके कभी किसी काम के लिए नहीं कहा और नैन और जिमल को भी कोई मसला नहीं था। वो दोनों खुद ही बना लेती, मगर आयत ने बिना किसी का आसरा तके अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया और अंदाज ऐसा था कि इन दोनों की हिम्मत ना पड़ी कि उसे कुछ कह सकें। वो दोनों भी बिना कुछ बोले सबके लिए खाना बनाने लगी, जबकि तंजीला, सोफिया भी साथ मदद कर रही थी कि पीछे से अफशीन भी आ गई और एकदम आयत तक पहुंचकर उसने आयत के हाथ से सामान खींचा था। ये तुम क्यों कर रही हो? ये दोनों क्या इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हैं? ये दोनों बनाएंगी?
मेरी बच्ची, तुम बाहर चलो, तुम भला इन कामों को क्यों हाथ लगाओगी? अफशीन उसे प्यार करती बोली। जिमल को तो आदत थी इस बेइज्जती की, ये शायद उसका दिमाग अब इन बातों को एक्सेप्ट कर चुका था। हाँ, अलबत्ता नैन का चेहरा पल में सुर्ख हो गया था। जिमल की तरफ उसने गुस्से से देखा, जो बेहिस बनी ये बकवास सुनकर भी अपने काम में मगन थी। नैन ने तिल मिलाकर अफशीन की तरफ देखा। आयत भी अफशीन की तरफ देख रही थी। चच्ची, आप भी तो असूलन इसी काम के लिए आई थी, मुफ्त की रोटियां तोड़ने, तो आप भी नहीं आई थी? नैन ने छुरी शेल्फ पर पटकते हुए बड़े जब्त से अफशीन की तरफ देखा। अफशीन तो उसके मुंह फट होने पर भड़क ही गई। जिमल ने नैन को हैरानगी से देखा था, वो कैसे बोल उठी थी, और ना ही जिमल यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। खैर, जिमल तो इन खुश नसीब लोगों में से है जिनके शौहर उन्हें पलकों पर बिठाते हैं। आपको न जाने हम क्यों इतना चुपते हैं। लगाम डालो अपनी जुबान को, बदलिहाज लड़की। अफशीन फाड़ खाने को दौड़ी। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं चच्ची, नैन भाभी, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल गया वास्ता बिल वास्ता जिमल भाभी या किसी दूसरे पर अटैक करने का? और आपकी मेहरबानी होगी मुझसे हमदर्दियां न करें। ये आयत के अल्फाज थे। शशदर होना तो सबका बनता था। साकित नजरों से सब आयत को देख रहे थे, गोया जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख रहे हों। आयत दोबारा से अपने काम को लग गई। अफशीन की आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितनी उसने आज महसूस की थी। गोया कि उसके पास कुछ अल्फाज नहीं बचे थे। जिमल अफशीन की जानिब देख रही थी, उसकी नजरों में कोई तासुर नहीं था। गोया वो उसकी इस बेइज्जती पर खुश हुई थी या कुछ और, ना उसकी ऐसी आदत थी। अलबत्ता आज भी अफशीन को देखकर दिल का खौफ खत्म नहीं हुआ था, जबकि अफशीन को उसकी नजरें सरासर मजाक उड़ाती लगीं, और अपने अंदर इस आग को समोए वो खामोशी से इस वक्त यहां से निकल गई थी। आयत सैंडविचेस बनाकर बाहर टेबल पर बैठ गई। असल आयत को देखकर सब हैरान थे। नैन और जिमल ने एक दूसरे को देखा, फिर बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हुई तो वो दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाने लगीं। मुर्तज़ा साहब कमरे से निकले, तबीयत बोझल थी, तभी ऑफिस जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था, मगर बाहर निकलते ही सीधा नजर आयत पर गई, जो टेबल पर बैठी सैंडविच खा रही थी, जबकि सोफिया ने उसके आगे फ्रूट्स भी रखे। थैंक यू, उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ये हैरान कुन था, मगर इतना भी अजीब नहीं। अगर हालात इस रुख जा रहे थे तो ये सब बेहतरीन था। वो चेहरे पर नर्म मुस्कान लिए उसके नजदीक आ गए और उसके सर पर हाथ रखा। कैसा है मेरा बच्चा? वो बोले और चेयर घसीट कर बैठ गए। आयत उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं ठीक हूं ताया अब्बू, आयत ने कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है। वो मध्यम सा हंसे। मैं भी शेयर कर लूं? सीरियसली बहुत भूख है, मुर्तज़ा बोले तो आयत अपनी हंसी दबा गई और उनके सामने रखी प्लेट पर सैंडविच रखा, जबकि नैन और जिमल को सख्त शर्मिंदगी हुई। बाबा, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना बिल्कुल रेडी है, नैन ने कहा तो मुर्तज़ा ने सर हिलाया। यह हकीकत थी, उनकी तीनों बहुएं खूबसूरत होने के साथ खूब सीरत भी थीं, अलबत्ता बेटों के बारे में उनकी कोई खास अच्छी राय नहीं थी। जिमल चौंके झिझकती थी, तभी उसने चुपचाप उनके आगे खाना लगाना शुरू कर दिया। परीशे और अमल ने नैन को टेबल पर देखा तो दौड़ती हुई उस तक आई और दोनों ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। आयत एकदम चौंक सी गई और मुस्कुरा दी। मुर्तज़ा भी मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था रफ्ता रफ्ता घर पर पड़े अंधेरे साए खत्म होते जा रहे हैं। दोनों ने आयत के गाल पर प्यार किया तो वो शर्मा सी गई। अब मुझ पर मक्खन लगाना बंद करो, आयत ने नफी में सर हिलाया। थैंक गॉड तुम ठीक हो। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो बोली, आंखों में अजीब तासुर सा आ गया। सबने उसकी तरफ देखा था। परीशा ने जल्दी से बात बदल ली। भाभी, लगता था आज तो भूखा मार देंगी आप दोनों। परीशा धड़क से चेयर पर गिरी और अब एहसास हुआ तायाबू सामने बैठे हैं और उसकी हरकतों पर हंस रहे हैं। वो शर्मिंदा हो उठी। रिलैक्स रहो बेटा, आज मेरा वैसे भी अपनी बेटियों के साथ रहने का इरादा है। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ खाना खाने, उन्होंने नैन और जिमल को भी कहा। तो अजीब सी खुशी की लहर सी दौड़ गई सब में। सोफिया तंजीला ने जल्दी जल्दी खाना लगा दिया। शाम तो हो ही चुकी थी, बस मगरिब तक सब ही घर के मर्द घर लौट आते। वो सब टेबल पर बैठ गईं, खुश एक्साइटेड सी, और सबने खाना खाना शुरू किया। सोफिया और तंजीला भी साथ बैठ गईं। मगरिब होने को आई थी, खाना तो किसी ने नहीं खाया था। तभी भूख भी बहुत लगी थी, जबकि मदीहा और जैन अभी जैन के रूम में थे। तायाबू, आयत की आवाज पर सब ने उसकी तरफ देखा।
वो आयत जो बेवक्त दो लोगों के देखने से घबरा उठे, वो आज उन सब की नजरों के सामने जमी बैठी थी। वो घबरा नहीं रही थी, बस अल्फाज तलाश रही थी। न जाने अपने लफ्ज कम हैसियत से क्यों लग रहे थे। उसका यूं लफ्ज तलाश करना सबको दोबारा से अफसुर्दा कर गया। कितना खुश रहने लगी थी वो। मुर्तज़ा ने खाना छोड़कर उसकी जानिब देखा। बोलो, उन्होंने कहा। आयत ने अपने आंसू को हल्क में ही बेदर्दी से उतार लिया। वो एक आंसू भी जाया नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि मैं ऑफिस जॉब करूं, उसने आस्तगी से ये अल्फाज कहे थे। वो जानती थी मुर्तज़ा को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। सबकी अगली नजरें मुर्तज़ा पर थीं। अच्छा फैसला है मेरी जान, तुम जो चाहो वो करो, मगर इसको जॉब का नाम मत देना। वो तुम्हारा अपना ऑफिस है, कल से तुम मेरे साथ चलोगी, ओके? ये कबीर की आवाज थी। सबने कबीर की जानिब देखा था। आयत ने मुर्तज़ा और फिर कबीर को देखा। मुर्तज़ा कुछ नहीं बोले थे, चेहरे पर जरा नागवारी का तासुर था। कबीर ने उसके सर पर प्यार किया था। आयत की आंखों में फिर से पानी भरने लगा। नहीं, वो रोना नहीं चाहती थी। कबीर ने उसकी दोनों आंखें साफ की और नैन ने जल्दी से उसके लिए चेयर छोड़ दी। कबीर उस चेयर पर बैठ गया। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसने उसकी आंखों से निकलते खामोश आंसू को अपने अंगूठों से साफ किया, मगर आंसू थे कि बेताबी से बंद तोड़ते जा रहे थे। जो हुआ उसे भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। जिंदगी हमेशा एक डगर पर नहीं चलती और तुम इन फजूलियात के लिए पैदा नहीं हुई हो। मेरे नज़दीक तुम्हारे हर फैसले की अहमियत है। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, और अगर ऑफिस ज्वाइन करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम्हारी खुशी के लिए मुर्तज़ा हाउस के असूल भी तोड़ दिए जाएंगे। और मेरे नज़दीक ये अच्छा ऑप्शन है, तुम्हारी डिग्री किसी गधे पर ज़ाया होने के लिए नहीं। मजीद मत रोना, ना तुम अकेली थी ना आप पहले हो। जब तक कबीर जिंदा है तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर तुम्हें यकीन हो तो। वो मामूली सा शिकवा भी कर गया। आयत उसके दोनों हाथ थाम कर फूट फूट कर रो दी। वहां खड़े सब लोगों की आंखों में लातादाद आंसू भर आए। वो कुछ नहीं बोली थी, बस बेबस सा एक लफ्ज निकला था, मेरे साथ ऐसा क्यों भैया? कबीर ने उसको सीने में जकड़ लिया, गोया अपने मजबूत बाजुओं का एहसास दिलाया था। रिलैक्स आयत, भूल जाओ सब। वो उसे बच्चों की तरह संभाल रहा था। नैन उस पर और किस किस तरह फिदा होती। अपने आंसू साफ करते उसका दिल उसकी मोहब्बत से लिबरेज होने लगा। वो दोनों इस होटल के नजदीक पहुंचे तो उसका पीए उससे पहले उतरा था, जबकि सालार ने पैंट में गन छुपाकर शर्ट ऊपर डाल ली। ये एक थका देने वाला अमल था, मगर सवाल उसके भाई का था। अगर तो वो गलत निकला तो लाजमी आरज पछताएगा, मगर तब भी वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा। और अगर वैसा ही हुआ जैसा वो सोचकर यहाँ तक आया है, तब भी वो आरज को बख्शने का इरादा नहीं रखता था। अलबत्ता सूरतें अलग थी। बस कान में ब्लूटूथ लगाए वो आफान से राब्ते में था, जो नजदीक ही था। इन दोनों ने वहां खड़े होकर आफान का इंतजार करना मुनासिब समझा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक झटके से रुकी। इन तीनों के चेहरे पर बला की संजीदगी और करख्तगी थी। वो होटल रिसेप्शन पर उन्होंने नंबर मालूम किया, मगर वो उसे रूम नंबर देने के लिए तैयार नहीं थे। सालार की लाख कोशिश के बावजूद दूसरी तरफ साफ इनकार था। सर आप समझें, हम इस तरह किसी रूम की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ओ यू बास्टर्ड! वो एकदम भड़का और इससे पहले उसका गिरेबान पकड़ लेता, आफान ने उसे पीछे खींचा। इस आदमी का टेम्पर इतना लूज था कि कुछ नहीं किया जा सकता था। आफान ने सालार को पीछे किया और खुद रिसेप्शन बॉय से बात करने लगा, और उसने लाख रुपए उसकी टेबल पर रखकर उस पर हाथ रख दिया। वो लड़का अचानक घुघियास आ गया और तमाम रूम्स की इंफॉर्मेशन उनके सामने रख दी। सालार जबकि उसे आंखों से घूर घूर कर खत्म कर देना चाहता था। होटल ज्यादा बड़ा नहीं था, तभी उन्हें हारिस की इंफॉर्मेशन अंदाजे से मिली थी, क्योंकि पूरे होटल में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका नाम अंग्रेजी था। और इसी बात पर उन्होंने इस लड़के से कीज ली। आगे वो अंदर वही निकलती, ये नहीं वो नहीं जानते थे। वो तीनों फौरन रूम नंबर 89 की तरफ दौड़े, जो कि 5th फ्लोर पर था। लिफ्ट पर सवार होकर वो फौरन ऊपर पहुंच जाना चाहते थे, और जैसे ही वो तीनों 5th फ्लोर पर पहुंचे और उन्होंने रूम नंबर 89 को तलाशा, रूम नंबर 89 के बाहर खड़े होकर वो उस रूम को तीनों ही घूर रहे थे, मगर उन्हें थमना पड़ा। अंदर से आवाजें आ रही थी। सालार और आफान ने एक दूसरे की तरफ देखा और तीनों ने कान दरवाजे से लगा दिए। आवाज बेहद हल्की आ रही थी, जैसे अंदर कोई चीख रहा हो।
तो तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी? अभी तो तुम यहां तक पहुंचे हो, वो बीच उसकी गर्दन उतार दूंगी मैं। इंग्लिश में जेनी गुस्से से भड़कती बोली थी। आरिस को 3 देव हैकल गार्ड्स ने जकड़ा हुआ था और जेनी के हुक्म पर वो उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पर मारना शुरू हो जाते। आरिस ने लहू रंग आंखों से उसको देखा। यह उसकी गलती थी जो आज उसी के सामने आई हुई थी, और उसका सामना वो अपने घर के एक फर्द से भी नहीं कराना चाहता था। जेनी आरिस के नजदीक आई और उसके बाल जकड़कर पीछे झटका दिया। तुम्हारी आयत को इन कुत्तों के सामने फेंक दूंगी मैं, अगर तुमने मुझे 30 करोड़ ना दिए तो, वो आंखें निकालती बोली, जबकि आरिस बिफर गया। तुम अगर आयत का नाम भी अपने मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा। वो धाड़ा, बड़ी आग है तुम्हारे दिल में उसके लिए। जेनी ने उसके चिल्लाने पर खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। अगर वो इन गार्ड्स में जकड़ा नहीं होता तो जेनी का कीमा बना देता। उसने बमुश्किल ये थप्पड़ सहा था, जबकि बाहर खड़े लोगों के तन बदन में आग लग गई। सालार ने बिना कुछ देखे दरवाजे में चाबी घुमाई और दरवाजा धाड़ से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। जेनी एकदम पलटी, जबकि आरिस की हालत देखकर जैसे सालार आपे से बाहर हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे जेनी के मुंह पर खींच कर कई थप्पड़ मारे, जैसे किसी के भी हरकत से पहले, और उसकी गर्दन अपने सख्त हाथों की गिरफ्त में भर कर दबा दी। गिरफ्त इतनी सख्त और ताकत इतनी थी कि जेनी की आंखें उबल आईं। तेरी इतनी हिम्मत, वो दांत कचकचा कर बोला। दूसरी तरफ उसके 3 गार्ड्स आरिस को छोड़कर जैसे ही सालार पर झपटने लगे, पीछे से आफान और सालार के पीए ने उन्हें अपनी ताकत के मुताबिक रोकना चाहा, जबकि आरिस एकदम जमीन पर गिरा था। उसके सर पर से खून निकल रहा था, जबकि नाक में से भी, और चेहरे पर कई नीले निशान थे। आफान और सालार का पीए इन देव हैकल गार्ड से लड़ने से कासिर थे। तभी आरिस ने रूम सर्विस यूज करते हुए नीचे से सिक्योरिटी बुला ली। आफान आरिस एक पल के लिए जेनी का सुर्ख चेहरा और साकत आंखें देख रहा था, जबकि सालार के हाथ की सख्त भूली हुई रगें और चेहरे पर बला की करख्तगी और कराहट देखकर वो दंग था। उसकी सोच में भी नहीं था कि कोई इस तक पहुंचेगा, मगर ये उसके सोचने का वक्त नहीं था। वो जैसे ही इन गार्ड्स की तरफ बढ़ा, गार्ड्स ने गन निकाल ली, मगर फायर नहीं कर सके क्योंकि नीचे से सिक्योरिटी भी पहुंच गई थी, और आरिस ने उसकी गन पर लात मार कर गन हाथ में ले ली। ना जाने किसने इस हंगामे को देखकर पुलिस को कॉल कर ली थी। वो तीनों गार्ड्स मार रहे थे आफान को। पुलिस के आने से पहले सालार ने जेनी को दूर झटका और खुद भी बीच में कूद पड़ा, और जैसे चारों ने मिलकर इन गार्ड्स का भरकस बना दिया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी और उसने सबको अरेस्ट कर लिया। इन चारों के भी चोटें लगी हुई थी, जबकि गार्ड्स के भी। जेनी वहां से फरार होना चाहती थी, मगर सालार की निगाह से बच नहीं सकी, और पुलिस ने जेनी को भी अरेस्ट कर लिया। मगर असल मुसीबत सालार के लिए थी। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। कौन था जो उसे नहीं जानता था? ये स्कैंडल उसको भारी पड़ने वाला था, जबकि सुर्खियों में आना कहाँ मुश्किल था। एक लाइन ही तो बननी थी, मशहूर मॉडल एक्टर, और अभी सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने वाला सालार मुर्तजा पुलिस हिरासत में एक लड़की के सबब। अगर वो आरिस का खून भी पी जाता तो भी कम था। वो चारों गार्ड्स और जेनी समेत सब पुलिस के साथ पुलिस मोबाइल में सवार हो गए। रात ढल आई थी, सालार वापस नहीं लौटा था। जिमल को बेचैनी हो रही थी। वो बाहर लॉन में निकल आई। अब उसकी याद भी आने लगी थी। आज जब नैन ने उसके बारे में कहा कि वो उन खुश नसीब लोगों में से है जिनके शौहर उन्हें आंखों पर बिठा कर रखते हैं, तो वो एक गहरी सोच में उतर गई थी। उसका माजी काबिले जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। उसका बाप आज भी उसे बेच देता अगर वो उसे कहीं मिल जाती। सालार वो शख्स था जिसने उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था। ना वो उससे प्यार करता था और ना शायद वो इतनी खूबसूरत थी, और सबसे बुरी आदत वो कितना डरती थी लोगों से। और उसके बरअक्स जब वो सालार पर निगाह डालती तो शायद वो वाकई खुशकिस्मत थी। एक दुनिया जिसको चाहती थी वो उसका था। आंख भरकर उसको देख सकती थी, हक से उसको छू सकती थी, मगर वो उसके काबिल नहीं थी। उसका माजी अफशीन थी और यही हकीकत थी। वो कभी उसको वो माजी भूलने नहीं देगी। जिमल जानती थी। उसने गहरा सांस भरा। आज दिल उसे पुकार रहा था खुद से कि वो सामने आ जाए। अचानक इसी तरह सुबह उससे बहस हो गई और वो कैसे पट पट सब बोल गई थी। उसे दुख हुआ, वो कभी इतनी बदतमीज नहीं थी। फिर वो सालार के साथ कैसे बदतमीजी कर गई, जबकि वो गुस्से में आ गया था। उसके लिए उसे घर वाले भी बहुत अहम थे।
फिर सब घर वाले उसे कैसे सर पर उठाए फिरते थे। वो बेहतरीन इंसान था, जबकि खुद वो अधूरी कई टुकड़ों में बटी, खुद को संभालती गिरती संभलती बस एक आम सी लड़की। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। जिमल मुड़ी और अपने पीछे अफशीन को देखकर एकदम उसका सांस रुका था और सर झुकता चला गया। बहुत खुशी मिली है आज तुझे, अफशीन ने उस पर झपटना चाहा कि जिमल चिल्लाकर उससे दूर हुई। मैडम दूर दूर रहें, मैं सालार से कह दूंगी, वो अटकते हुए हिम्मत बनाती बोली। अफशीन इस धमकी पर उसकी शक्ल तकने लगी। तेरे जिस्म पर इतने निशान हैं कि वो तुझे देखकर थूकेगा, समझी तू? अगर तुझे लगता है तू हूर परी है और वो तेरे साथ सारी जिंदगी गुजारेगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ है तू। वो तुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेगा। जरा गौर से अपनी खुद को देख, मेरे बेटे ने भी तेरे जिस्म पर अच्छे नक्शे बनाए हैं। तू गंदी नाली का बस एक कीड़ा है। तू सालार मुर्तजा के ख्वाब देखना बंद कर दे, क्योंकि जल्द तो इस महल से धक्के देकर निकलने वाली है। अफशीन उसके नजदीक तो नहीं आई थी, मगर उसकी खौफ से फटी फटी आंखों में अपने अल्फाजों से उठता डर और कांपता वजूद देखकर उसके दिल को तस्कीन मिली थी। सर झटक कर वो उसके पास से चली गई, जबकि जिमल नीचे बैठती चली गई। वाकई कभी उसने खुद पर गौर नहीं किया था। तेज हवा ने उसके बाल बिखेर दिए और सफेद चमकते चेहरे से उड़ते बालों की लटें लबों के बिल्कुल नजदीक चमकता मगर बेबस दिल को उसके हुस्न को रोशन कर दे। और भी सुर्ख नाक, कांपते होंठ, टरहा सहमा वजूद जो खुद में ही समेटना चाह रहा था। वो आंखों को छुपा कर रो दी। लबों पर बस एक नाम सदा की तरह था, सालार।